आज की मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ताइजो है, जो हद से ज़्यादा डिसिप्लिन लाइफ जीता है। उसे हर चीज़ परफेक्शन से करना पसंद है, जैसे कि हर सुबह नाश्ता करना, अपने घर में हर चीज़ को उसकी सही जगह पर रखना, यहाँ तक कि वह अपने सूट पर लगे छोटे छोटे रूह भी उतारता है। उसकी इस डिसिप्लिन लाइफस्टाइल ने उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने में बहुत मदद की है, खासकर उसकी नौकरी में। वह साउथ कोरिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी एनआईए में एक एजेंट है, लेकिन उसे जानवरों से खास नफरत है। एक दिन जब वह लिफ्ट में एक आदमी और उसकी कुत्ते के साथ था, तो उस कुत्ते ने उसके मुंह पर मूत दिया और माफ़ी मांगते हुए उसके मालिक लिए पेशाब उसके पूरे मुंह पर फैला दिया। ऑफिस जाकर उसका मूड तब ठीक हुआ जब उसके दोस्त ने उसे एडवांस में प्रमोशन की बधाई दी। इसके बाद सभी को एक ज़रूरी मीटिंग के लिए बुलाया गया, जिसमें पता चला कि चाइना से एक वीआईपी आने वाला है और उन लोगों को उसकी सुरक्षा का बंदोबस्त करना होगा। यह इवेंट चाइना और कोरिया के बीच 25 साल के अच्छे संबंधों की खुशी मनाने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, और इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पता चलता है कि वह वीआईपी कोई इंसान नहीं बल्कि मिंग नाम की पांडा है। जानवरों से नफरत होने के बावजूद ताइजू इस काम के लिए मान जाता है ताकि उसकी प्रमोशन हो जाए। इवेंट वाले दिन ताइजू ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। कई मिलिट्री डॉग को भी बुलाया गया था ताकि इवेंट में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। ताइजू अपने जूनियर रेजिडेंट क्रोनी से मिला जो अभी अभी न्यूजीलैंड से लौटा था। उसे इम्प्रेस करने के लिए क्रोनी ने ताइजू को एक पेन दिखाया जो 100 मील के दायरे में थोड़ी देर के लिए सभी बिजली उपकरणों को बंद कर सकता है। क्रोनी वैसे बुरा आदमी नहीं था, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वह हर जगह कोई ना कोई गड़बड़ कर ही देता था। इसलिए ताइजो ने उससे वह पेन ले लिया और ढंग से अपनी जगह पर रहने को कहा। थोड़ी देर बाद प्रोग्राम शुरू हुआ और मिंग स्टेज पर आई। उसे देखकर सब बहुत खुश हुए और उसकी तस्वीरें लेने लगे, लेकिन तभी कुछ गुंडों ने वहां हमला कर दिया। वो अपने साथ स्मोक बॉम्ब लेकर आए थे। उन्होंने वह स्मोक बॉम्ब स्टेज पर फेंके जिससे वहां हड़बड़ी मच गई। मिंग भी डरकर वहां से भाग गया। क्रोनी ने ये सब देखा और एक कार में बैठकर उसका पीछा करने लगा, लेकिन तभी उन गुंडों ने मिंग को बेहोशी की गोलियां मारकर गाड़ी में बैठा लिया। ताइजू ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गुंडों ने उसके पास एक स्मोक बम फेंककर वहां से निकल गए। इससे पहले कि वह उनका पीछा करता, क्रोनी ने उसे कार से टक्कर मार दी। गिरने पर उसका सर जोर से रोड पर लगा। बेहोश होने के बाद जब ताइजू को होश आया तो उसने अपने आप को एक गले पर पट्टा पहने अपने घर में पाया। उसे पता चला कि एनआईए ने स्टेटमेंट दी थी कि कल वाला इवेंट एक ट्रेनिंग थी ताकि असली इवेंट के दौरान ऐसा कुछ न हो, लेकिन ये सिर्फ मीडिया से मिंग के अगवा हो जाने की खबर को छुपाने का एक तरीका था। अपने ऑफिस जाने के लिए घर से निकला, लेकिन लिफ्ट में उसे फिर से वही कुत्ता मिला जिसने उसके मुंह पर मूता था, लेकिन आज उसे कुत्ते की बातें समझ में आ रही थी। वह जल्दी से एक दुकान पर गया और बढ़िया खाना और कुछ दवाएं, शायद वह बीमार हो गया है। लेकिन उसके होश तो तब उड़े जब वहां पालतू जानवरों के सेक्शन में एक चूहे ने उसे खुद को खरीदने के लिए कहा। वह जल्दी से वहां से भाग गया। ऑफिस में पहुंचकर उसने फिश टैंक में तैर रही मछलियां को उस पर हंसते हुए सुना। कल तक तो प्रमोशन के सपने देख रहा था, आज नौकरी से भी आप धो बैठेगा। ताइजू ने चौंक कर अपने बॉस से पूछा कि क्या उसे नौकरी से हटाया जा रहा है, जिसने जवाब दिया कि वो उनके सबसे अच्छे एजेंट्स में से एक है। लेकिन जब मछलियां चुप होने का नाम ही नहीं लेती तो ताइजू जोर से उन पर चिल्लाया। सब उसकी तरफ असमंजस में देखने लगे। उसने अपनी डायरेक्टर को बताया कि वह जानवरों की बात सुन सकता है। डायरेक्टर को लगा कि उसके सर पर लगी चोट में कुछ गहरा असर किया है और उसे कुछ दिन आराम करने को कहा। ऑफिस से ताइजू सीधा चिड़ियाघर में गया, जहां नकली पांडा को रखा गया था। ये पांडा कोई और नहीं बल्कि क्रोनी था, जिसे कॉस्ट्यूम पहनाकर वहां छोड़ दिया गया था ताकि किसी को शक न हो। जब ताइजू और क्रोन कुछ बातचीत कर रहे थे तो क्रोनी ने गलती से अपनी ही पोशाक में आग लगा ली, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। जब ताइजू घर लौट रहा था तो उसे गोरिल्ला ने अपने पास बुलाकर कहा कि वह जानती है कि वीआईपी पांडा कहाँ मिलेगा, और एक मैगजीन के बदले उसे वह जानकारी दे देगी। ताइजू उसे मैगजीन देता है जिसमें बहुत सारे सुंदर गोरिल्ला की फ़ोटो होती है। फिर उसने जीजू नाम के कुत्ते के बारे में बताया जिसे किडनैपर्स की सुगंध याद है। अगर आपने उसको ढूंढ लिया तो वो लिंक को अगवा करने वालों तक ले जा सकता है। उस रात वह एक खाली पड़े घर में गया, जहां जीजू जानवरों को अपनी वीरता के किस्से सुना रहा था। ताइजू को देखकर उन्होंने उस पर हमला कर दिया, लेकिन उसने उनके सामने खाना फेंककर उनका ध्यान भटकाया और जीजू को लेकर भाग गया। घर जाते समय ताइजू ने किडनैपर्स के बारे में पूछा।
लेकिन इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए कहा कि खाली पेट मुझे याद नहीं आता। वह ताइजू के घर पर आकर भागना शुरू कर दिया जबकि ताइजू उसके पीछे पीछे उसके पंजों के निशान मिटा रहा था। अगली सुबह जब ताइजू ने अपने घर में पहली बार गंध मचा हुआ देखा तो वह इसके लिए जीजू को डांटने लगा। लेकिन तभी वहां उसकी बेटी सियो यान अपने दो दोस्तों के साथ पहुंची। उसकी मां के गुजर जाने के बाद सियो यान और ताइजू के रिश्ते में काफ़ी तनाव आ गया था। उसकी खतरनाक नौकरी की वजह से वह दोनों साथ भी नहीं रहते थे। आज उसकी बेटी का जन्मदिन है और ताइजू ने उसे एक अच्छी पार्टी देने का वादा किया था। लेकिन घर में गंध मचा देखकर वो समझ गई कि उसके पिता उसका जन्मदिन भूल गए थे। पर जैसे ही उसने जीजू को देखा वह खुश हो गई। ताइजू सच्चाई बताकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था, तो वह चुप रहा। इसके बाद वे पार्क में गए जहां पूरा दिन सियो के साथ बिताया। शाम को उसके जाने के बाद पास में हो रही आतिशबाजी जीजू को उस समय की याद दिलाती हैं जब वह अपनी मालकिन के साथ था, जिसके बाद वह थोड़ा उदास हो गया। जब ताइजू ने उसे इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसे सबिया में उसकी मालकिन को मारने वाले इंसान की सुगंध अच्छे से याद है, और यह वही आदमी है जिसने उस वीआईपी पांडा को अगवा किया है। उस समय को याद किया जब वह अपनी मालकिन के साथ एक बम का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी एक दूर खड़े आदमी ने उसे बम से उड़ा दिया। फिर धमाके में उसकी मौत हो गई। उसने उस आदमी पर हमला किया लेकिन उसे रोक नहीं पाया। लेकिन उसे यह जरूर पता चला कि उस आदमी की एक टांग नकली है। और फिर जिस दिन वह किडनैपर्स मिंग को अगवा करने आए तो उसे वही सुगंध फिर से आई। कुत्ते की दुख भरी कहानी सुनकर ताइजू को उसके लिए बहुत बुरा महसूस हुआ और उसका मूड ठीक करने के लिए उसके साथ खेलने लगा। उधर मिंग बैम्बू के अलावा कुछ भी खाने से मना कर देती है, जिसके बाद वह किडनैपर्स उसके लिए एक फार्म से बैम्बू लेकर आए। अब जीजू उसकी गंध से ताइजू को उसी बैम्बू फार्म में ले गया। उन्होंने उस फार्म के मालिक की पालतू बकरी से किडनैपर्स के बारे में पूछा, जिससे उन्हें किडनैपर्स की गाड़ी का पता चला। थोड़ी और छानबीन के बाद उन्हें बायोटेक कंपनी के फाउंडर नैन्सी पर शक हुआ। उसकी तस्वीर देखते ही जीजू ने उसे पहचान लिया और कहने लगा कि यही मिंग का किडनैपर है। अब वे उस कंपनी के हेडक्वार्टर में गए और पता लगाया कि वह जल्द ही नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है, जिसमें वो एक पांडा की जीन्स का इस्तेमाल करके एक नई स्पीशीज का इजाद करना चाहते हैं जिसे इंसान पालतू जानवरों की तरह अपने पास रख सके। और इसी वजह से उसने मिंग को अगवा करवाया होगा। ताइजू ने उस पर और उसके बॉडीगार्ड पर हमला किया और उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले गए। लेकिन गलती से उसने जीजू को पीछे छोड़ दिया। एनआईए की डायरेक्टर ने ताइजू से पूछा कि वह किस सबूत पर उसको गिरफ्तार करके यहाँ लाया है, और वह कैसे बताता कि यह सब एक कुत्ते ने उसे बताया था। उनकी छानबीन में पता चला कि किडनैपिंग के समय वह दूसरी जगह पर था और बिना सबूत के एक आदमी पर हमला करके उसे गिरफ्तार करने के लिए ताइजू को उसकी नौकरी से हटा दिया गया। क्वार्टर से छूटते ही वह सीधा उन लोगों के पास गया जिन्हें उसने मिंग को अगवा करने की सुपारी दी थी। हमें पता चला कि दिमित्री नाम के एक आतंकवादी ने मिंग को किडनैप किया था। उसे धोखा इसलिए लगा क्योंकि दिमित्री ने अपने चेहरे पर नैन्सी का एक हाईटेक मुखौटा पहना था। उस पांडा को अगवा करने के बदले उसने नैन्सी से ऐसे कैप्सूल बनवाए थे जिन्हें अगर किसी को खिला दिया जाए तो एक रिमोट का इस्तेमाल करके दूर से ही धमाका किया जा सकता है। जीजू नैन्सी का पीछा करते हुए वहां पहुंचा और उनकी बातें सुनकर सारी सच्चाई समझ गया। उसने मिंग के पास जाकर कहा कि हम तुम्हें बचा लेंगे। तो ये बताने के बाद जीजू ताइजू के घर गया और घंटी बजाकर दरवाज़ा खोलने को कहा। लेकिन ताइजू को अब उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था क्योंकि उसकी वजह से ही उसकी नौकरी गई थी। मिलिट्री वाले वहां से ले गए और ये तय हुआ कि ऑर्डर्स फॉलो न करने की वजह से उसे मार दिया जाएगा। जब सियो यान जीजू से मिलने वापस आई तो उसे पता चला कि ताइजू ने उसे छोड़ दिया है। अपनी बेटी को दुखी देखकर ताइजू नहीं को बचाने का फैसला कर लिया। मिलिट्री के ऑल्ट में गया और उसकी जान बचाई। अब जीजू ताइजू को गोदाम में लेकर गया जहां किडनैपर्स ने मिंग को रखा था। उन्हें वहां क्रोनी भी मिला। ताइजू जानता था कि इसको अंदर ले गए तो कोई न कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए उसने सख्ती से उसे बाहर रहने को कहा। अब ताइजू चुपचाप गोदाम में दाखिल हुआ। उसने एक इलेक्ट्रिक गन से बहुत सारे आतंकवादियों को मार दिया। दिमित्री और उसके बीच में लड़ाई शुरू हुई। दिमित्री उसे मारने ही वाला था लेकिन एन मौके पर वहां जीजू ने आकर उसकी जान बचाई। वे मिंग को लेकर वहां से जल्दी से भागे। पहाड़ी पर चकर उन्होंने वहां रखे बैरल को उनका पीछा कर रहे आतंकियों की तरह उड़ेल दिया। एक बैरल के साथ क्रोनी भी नीचे चला गया। वह तीनों सारी रात भागते हुए एक हाईवे पर पहुंचे। मौका देखकर वो एक बस में चढ़े, जहां ताइजू ऐसा दिखाता है कि मिंग एक इंसान है जिसने कॉस्ट्यूम पहनी हुई है।
उधर गोदाम में नैन्सी उस पांडा के गायब हो जाने की वजह से आग बबूला हो रहा था। लेकिन जब उसने दिमित्री के साथ बेइज्जती से बात की तो आतंकियों ने उसे जबरदस्ती वह विस्फोटक कैप्सूल खिलाकर एक कमरे में बंद कर दिया। दरअसल दिमित्री का असली प्लान ये था कि वह मिंग को एक कैप्सूल खिलाकर वापस भेज देगा, क्योंकि जल्द ही वो पांडा एक ऐसे इवेंट में जाने वाली थी जहां चीन और कोरिया के बड़े बड़े लीडर भी मौजूद होंगे, और उस कैप्सूल का इस्तेमाल करके उन्हें मारना चाहता था। आतंकियों के बाहर आ जाने के बाद गोदाम में बॉम्ब विस्फोट कर दिया जिसमें नैन्सी मारा गया। ताइजो ने एनआईएस की डायरेक्टर को अपने घर बुलाकर मिंग से मिलवाया। उसके घर में वो सारे जानवर मौजूद थे जिनसे उसने अब तक बात की थी। मिंग को सही सलामत गाड़ी में बैठाकर इवेंट में ले गए। जीजू को एक अजीब सी स्मेल आती है जिसके पीछे वह जा रहा था कि अचानक से दिमित्री के लोग आए और उसे उठाकर ले गए। ताइजू ने उन्हें देख लिया लेकिन रोक नहीं पाया। उसने घर जाकर तोतेसे को ढूंढने के लिए कहा। दिमित्री तभी मिलिट्री डॉग को विस्फोटक कैप्सूल खिला देता है क्योंकि वो भी उस इवेंट में मौजूद होंगे। तो दिमित्री अब उन सबको बम की तरह इस्तेमाल करने वाला था। प्रोग्राम शुरू हुआ और दोनों देशों के लीडर्स एक दूसरे से मिले। लेकिन जब मिंग परफॉर्म करने स्टेज पर आई तो दिमित्री ने अपने फ़ोन से काउंटडाउन शुरू कर दिया। कुत्तों को छोड़ दिया गया जिससे लोगों ने हड़बड़ी मच गई। बाहर से दरवाज़ा बंद होने की वजह से वह सब अंदर ही कैद हो गए। कैप्सूल के फटने से कुछ देर पहले ताइजू क्रोनी के पास गया और उसके पेन के बटन को दबा दिया। इसलिए वहां मौजूद सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को बंद कर दिया गया। सभी कैप्सूल कुत्तों के पेट में ही डिसएक्टिव हो गए। दिमित्री वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन जीजू ने पीछा किया। इस लड़ाई में जीजू बुरी तरह घायल हो गया। दिमित्री उसे मारने ही वाला था कि ताइजू बीच में कूद पड़ा। गोली ताइजू को लगी। अगले दिन जब वह अस्पताल में उठा तो वह जानवरों के अस्पताल में उससे मिलने गया, लेकिन जीजू मर चुका था। दोनों बाप बेटी लिपट कर रोने लगे लेकिन डॉक्टर ने आकर बताया कि वो बस सो रहा है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जीजू को अपनी वीरता के लिए एनआईएस की डायरेक्टर एक मेडल से सम्मानित करती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।